नमस्ते दोस्तों। पार्टनरशिप एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट थर्ड यूनिट में हम लोग थे। थर्ड यूनिट में हमको बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी थी, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और दूसरा डिसोल्यूशन। रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करना चाहें तो आपको याद होगा, हमने कहा था भारत में रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल। हाँ, ब्रिटेन ब्रिटेन में इट इज कंपल्सरी, पर भारत में ऑप्शनल होकर भी कहीं ना कहीं जो प्रोविजंस है वो ऐसे हैं जो हमको कंपल्सरी जैसा फील दे देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एक अनरजिस्टर्ड फर्म सिविल सूट किसी और के लिए फाइल किसी और के अगेंस्ट में नहीं कर सकती। हाँ, क्रिमिनल केसेस में तो कर ही सकते हैं, पर सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। क्लियर करना, फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए और फर्म के जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सबके नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रजिस्टर में होने चाहिए। क्लियर करना, इस बात का इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि पहले 4 पार्टनर थे, फर्म रजिस्टर्ड थी, किसी की डेथ हो गई, री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 3 कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी चलेगा क्योंकि तीनों के नाम है ना, दे कैन फाइल ए सूट। लेकिन अगर पहले 4 थे और आपने एक और नया एडमिशन कर लिया, अब आप विदाउट री रजिस्ट्रेशन सूट फाइल करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए और जब सूट फाइल कर रहे हैं उस समय जितने भी पार्टनर्स हैं सबका नाम उस रजिस्टर में होना चाहिए। एक का एडमिशन नया हुआ, उसका नाम तो है ही नहीं रजिस्टर में। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर कोई और सूट फाइल करे, 100 रुपये से ऊपर का अगर केस हो, तो ना तो सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है, ना अपने राइट्स अपने अधिकारों को एनफोर्स करने के लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है। थर्ड पार्टी हमारे खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। पार्टनर्स आपस में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो भी एक दूसरे को सूट फाइल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई पार्टनर डिसोल्यूशन चाहता है तो टू डिसॉल्व द फर्म सूट फाइल किया जा सकता है और डिसोल्यूशन के समय बुक ऑफ अकाउंट्स देखना और अकाउंट सारे सेटल करना, प्रॉपर्टी सेटल करना, उन सब के लिए भी सूट फाइल किया जा सकता है। बाकी कंपलसरी तो नहीं है, यही हमने पढ़ा था। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज़ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज़ है। एक ब्लैंक पेज ले लूँ पहले मैं आपके सामने, तो डिस्कस करते हैं। ये लो भैया, ब्लैंक पेज भी आ गया, खुल जाए यार। चलिए समझने की कोशिश करना। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ठीक है ना। 4 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। अब इन चारों में से एक मान लो मिस्टर डी है, वो डी भैया या तो रिटायर हो रहे हैं या ये इंसॉल्वेंट हो गए या इनकी डेथ हो गई। इस केस में एबीसी ये सोच रहे हैं, एबीसी ये सोच रहे हैं कि वी विल कंटिन्यू। तो होगा क्या, एबीसीडी जो फर्म थी वो खत्म होगी, यानी जो एबीसीडी 4 की जो पार्टनरशिप थी वो खत्म होगी और एबीसी के बीच की पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। यानी बेसिकली मैं क्लियर बोलूं तो डी के साथ जो इनका रिलेशन था वो रिलेशन खत्म होगा, ए बी सी के बीच का रिलेशन एज इट इज मेंटेन रहेगा जैसे पहले था। और जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस तो कंटिन्यू चल ही रहा है। पहले ए बी सी डी संभाल रहे थे, अब ए बी सी संभाल रहे हैं। इसे अपन कहते हैं, इस सिचुएशन को या इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि पूरा बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स के बीच की जो म्यूचुअल एजेंसी है, जो म्यूचुअल राइट्स है, उनको खत्म नहीं कर रहे हैं। कुछ पार्टनर्स, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, कुछ का मतलब ये कि मिनिमम 2 तो पीछे रिमेनिंग है ही है, 2 तो कंटिन्यूटी में चल ही रहे, क्योंकि 2 के बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। कुछ पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या इंसॉल्वेंट हुआ या डेथ हुई है, तो उसके साथ रिलेशन खत्म हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्लियर करो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्लियर करो, वाइंड अप ऑफ बिजनेस नहीं होगा, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स भी नहीं होगी, यहां पर रिवैल्यूएशन होगा।
आप बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो ना, तो बिजनेस बेच के रियलाइजेशन थोड़ी करोगे। बिजनेस की हर संपत्ति का, हर एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाएगा और उस रीवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, उस रीवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं उनमें असेट्स का क्या क्या हिस्सा बनता है, क्या क्या शेयर बनता है, वो पता पड़ जाएगा और डी को उसका हिस्सा दे के टाटा बाय बाय सी यू कर देंगे, एबीसी कंटिन्यू करेंगे। इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लाइन खींच दे बीच में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहता है, जबकि यहां बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। यहां पर वन और मोर देन वन यानी फ्यू पार्टनर्स के बीच का जो म्यूचुअल एजेंसी है, जो म्यूचुअल एजेंसी है, जो उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज है, म्यूचुअल एजेंसी बेसिकली जो उनके पार्टनर्स के जो रिलेशन है वो खत्म होता है। यहां ऑल पार्टनर्स के बीच का म्यूचुअल एजेंसी खत्म हो जाता है। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन सा अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या बनेगा, रियलाइजेशन। यानी यहां बिजनेस पूरा वाइंड अप होगा, यहां पूरा वाइंड अप होगा, सारा बिजनेस बंद होगा, तो ऑब्वियसली सारी एसेट्स रियलाइज की जाएगी, बेची जाएगी। जबकि हम बिजनेस तो कंटिन्यू करेगी, पहले एबीसीडी कर रहे थे अब एबीसी कर रहे हैं, या पहले एबीसी कर रहे थे अब एबी कर रहे हैं, मिनिमम दो तो पीछे बचेंगे तभी फर्म कंटिन्यू कर पाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 of Indian Partnership Act 1932, the dissolution of partnership between all the partners is called dissolution of firm। यानी जब सारे पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता, उनका रिलेशन एंड हो जाता, तो उसे हम बोल देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म ही एंड हो गई। और जब कुछ पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही कहते हैं। कुछ का मतलब मिनिमम दो तो पीछे बचने ही चाहिए। डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या लिखा है, कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, यहाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रही, सारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशन खत्म तो बिजनेस भी खत्म। यहाँ बिजनेस के कंटिन्यूस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। वाइंड अप, इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ फर्म, यहाँ फर्म वाइंड अप हो जाती है और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स किया जाता है। यहाँ फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो पार्टनर चला गया बाकी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल इन्वॉल्वमेंट वगैरह कैसे क्या चेंज होगा वो सब देखते हैं। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किया जाता है कि जो जा रहा है उसका हम पेमेंट कर सके और जो कंटिन्यू करने वाले हैं उनकी भी सिचुएशन क्लियर हो जाए, किसका कितना कैपिटल है, कितना उसको और लेकर आना है, क्या पीएसआर वगैरह रहेगा फ्यूचर के लिए, वो सब सेट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कभी कभी कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन में। कभी कभी कोर्ट बोल सकता है कि यार तुम्हारे नहीं बन रही तो बिजनेस बंद करो, या ऐसी स्थिति तो बिजनेस बंद करो। तो फर्म के डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट डिसीजन दे सकता है, मतलब पूरे बिजनेस को बंद करने के लिए कोर्ट डिसीजन दे सकता है, लेकिन किसी पार्टनर से रिलेशन तोड़ लो उसके लिए कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता, इसके लिए कोर्ट के पास पावर नहीं है। स्कोप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही रहा है भाई, सारे पार्टनर्स के बीच का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही रहा है, तभी उसको अपन क्या बोले, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वहां पे पूरी फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, खाली कुछ पार्टनर्स के साथ जो पार्टनरशिप का रिलेशन था, जो म्यूचुअल एजेंसी थी, वो डिसॉल्व हो रही है। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, यहां फाइनल क्लोजर हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में यहां फाइनल क्लोजर नहीं होगा। चलिए, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस तरीके से होगा, क्या होगा, क्यों होगा, हम उसके मोड्स देखने वाले हैं। सबसे पहला हमको बोल रखा है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में भी कुछ सब पॉइंट्स आएंगे, फिर आगे विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट देखेंगे, उसमें भी कुछ सब पॉइंट्स आएंगे। इसे हम वॉलेंट्री डिसोल्यूशन कहते हैं कि पार्टनर्स अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोर्ट नहीं कह रहा है। कोर्ट कहेगा तब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, हम इसे बोल रहे हैं वॉलेंट्री डिसोल्यूशन और इसी में एक पॉइंट आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से और कंपल्सरी मतलब करना ही पड़ेगा। अब कभी कभी अपनी इच्छा से करना ही पड़ेगा, इच्छा नहीं है तो भी हम ये कहेंगे अपनी इच्छा से, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया पर परिस्थिति ऐसी है कि आपको करना ही पड़ेगा। चलिए विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट हम देखते हैं, उसमें सबसे पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, कट्टी 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 खत्म। सारे पार्टनर्स की कंसेंट है कि हम फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते हैं, खत्म करो। हाँ, सारे पार्टनर्स की कंसेंट कब चाहिए, जब पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल हो, तब सबकी नहीं चाहिए, आगे आएगा पार्टनरशिप एट विल का आगे आएगा। तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, पर यहाँ पर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए होता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन अभी अपन पढ़े हैं, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो यहाँ लिखा हुआ कंटेंट ये प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे एक पैराग्राफ और होना चाहिए था, वो मैं आपको भी लिखवा देता हूँ या एटलीस्ट समझा तो देता हूँ, आप लिख लोगे वैसे। A firm is compulsorily dissolved by the happening of any event which makes its business unlawful। यानी ऐसा कोई इवेंट हो गया, ऐसी कोई परिस्थिति हो गई जिसमें फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो गया, वहाँ फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। यानी आप करते थे, मान लो किसी एक्स केमिकल का बिजनेस, गवर्नमेंट ने बोला कि दिस केमिकल इज टू हजार्डियस, बैन करते हैं। ये केमिकल इनहेल करने के लिए नशेड़ियों के काम आता है, एकदम टन हो जाते हैं, इसको इनहेल करके नशेड़ी हो जाते हैं, इसलिए बंद करो, इस केमिकल को भी बंद करो साहब। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। गवर्नमेंट, देखो कोर्ट ने आपकी फर्म बंद करने के लिए नहीं बोला है, डिसीजन ऑफ कोर्ट नहीं है, डिसीजन ऑफ कोर्ट तो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम क्लियर कर रहे हैं कि डिसीजन ऑफ कोर्ट नहीं, विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये बिजनेस ही अब किसी को नहीं करना है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप था, चाहे वो पार्टनरशिप था, चाहे वो कंपनी था, व्हाट एवर द बिजनेस फॉर्म वाज, आपको ये बिजनेस ही नहीं करना और आप वही बिजनेस कर रहे थे, तो आपका जो मेन उद्देश्य था वही खत्म हो गया। जब मेन उद्देश्य ही खत्म हो गया बिजनेस का, तो वहां पर आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। बट एक बात क्लियर करना, आप मल्टीपल बिजनेस में थे, ये पैराग्राफ यहाँ पे कहता है आप मल्टीपल बिजनेस में थे, ठीक है, मतलब मोर देन वन बिजनेस में थे। आप मान लो 2 बिजनेस में थे, 4 बिजनेस में, मान लो 2 बिजनेस में थे, एक अनलॉफुल हो गया, दूसरा लॉफुल है, इसका मतलब आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस अनलॉफुल हुआ सिर्फ उसको वाइंड अप कर दो, दूसरा वाला कंटिन्यू करो, आप सब पार्टनर्स कंटिन्यू, दूसरा वाला बिजनेस कंटिन्यू। आप 4 बिजनेस करते थे, 2 इलीगल हो गए, 2 लीगल है अभी भी, 2 जो इलीगल हो गए उनको वाइंड अप करो, उनको बंद करो, 2 कंटिन्यू करो। 3 इलीगल हो गए, 1 कंटिन्यू कर सकते हो तो 1 कंटिन्यू करो। यानी अगर मल्टीपल बिजनेस है तो वहाँ कंपलसरी नहीं होगा, मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर अंडरटेकिंग है तो वहाँ पे फर्म को कंपल्सरीली शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ कॉज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी इलीगलिटी से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगा, फर्म चाहे तो आगे कंटिन्यू कर सकती है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में एक पॉइंट और लिख लेना, डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट एक्सेट्रा, जहां रिमेनिंग पार्टनर एक ही बचा है, यानी 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, डिसोल्यूशन ऑप्शनल है, 2 की डेथ हो गई, डिसोल्यूशन ऑप्शनल है, 3 की डेथ हो गई, डिसोल्यूशन कंपलसरी है, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, वो तो बचे ही नहीं आपके पास। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमको बोलेगा डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, उसमें बात करेगा डेथ की, इंसॉल्वेंसी वगैरह की, और ये ऑप्शनल है, मतलब इन कंटिंजेंसी पे मर्जी है। देखो लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, उनकी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा पार्टीज को। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया एक पार्टनर की डेथ होने पे, किसी पार्टनर की डेथ होने पे हम डिसॉल्व नहीं करेंगे फर्म को, खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका सेटलमेंट किया और आगे कंटिन्यू करो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में। लेकिन 4 में से 3 मर गए, अब आप चाहकर भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो पार्टनरशिप को, तो क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम 2 चाहिए, बचाइए एक है। तो where there is death, insolvency, etc. of partner causing
द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स लेस देन 2, 2 से कम यानी 1, सिंपल सी बात है। तो वहां पे आपका कंपलसरी क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा वहां पर। चलिए, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ कुछ कंटिजेंसीज, ये तो पार्टनर्स की उस पर डिपेंड करेगा, पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए बना था एग्रीमेंट और वो टर्म कंप्लीट हो गया, कुछ एडवेंचर या कुछ अंडरटेकिंग के लिए बना था, कुछ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बना था, वो काम कंप्लीट हो गया। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में भी पढ़ा था उस समय। किसी पार्टनर की डेथ हो गई या जो कोई पार्टनर था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ आगे आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करो, रिवोल्यूशन वगैरह बनाओ और आगे मस्त हो जाओ। इवन आप इसको अगर कंटिन्यू करते हो, उसको कंटिन्यू करते हो तो रिवोल्यूशन की जरूरत नहीं, ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। और बाकी अगर ये नीचे वाले 2 केस हैं, नीचे वाले 2 केस हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करने की जरूरत नहीं है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी एक पार्टनर नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. Or if the date is mentioned, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution. ठीक है, जिस दिन नोटिस दिया और उस दिन मतलब उसमें नोटिस में कोई डेट मेंशन नहीं है तो हैंड टू हैंड फर्म डिसॉल्व मान ली जाएगी। और अगर उसमें नोटिस है तो भैया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, नोटिस में डेट है मतलब 1 महीने 2 महीने बाद फर्म डिसॉल्व करेंगे, तो जो डेट है उस दिन से डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर करना, फर्म डिसॉल्व होना भी सब कुछ नहीं होता। फर्म डिसॉल्व होने का मतलब वो सारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशन खत्म हो गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वाइंड अप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मतलब 2 से ज़्यादा पार्टनर भी जिंदा है, जिंदा मतलब पार्टनरशिप फर्म में है, बाकी के साथ रिलेशन खत्म हो रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब सभी का आपस का म्यूचुअल एजेंसी खत्म हो गया, यानी अब पार्टनर्स तो बचे ही नहीं, लेकिन बिजनेस तो बचा है ना। आज आप नोटिस देते हो, चलो मैं चाहता हूँ फर्म डिसॉल्व हो, डिसॉल्व डिसॉल्व डिसॉल्व, सारे पार्टनर्स बढ़ गए, चलो ठीक है हम भी नहीं कंटिन्यू करेंगे, डिसॉल्व डिसॉल्व। तो आपके कहते हैं आपका बिजनेस खत्म हो गया क्या? आपने उधार पे गुड्स बेच रखा होगा, वहां से पेमेंट लेकर आने, उधार पे आपने गुड्स खरीद रखा होगा, उनका पेमेंट करना होगा, स्टॉक पड़ा होगा, रॉ मटेरियल पड़ा होगा, मशीन पड़ी होगी, बिल्डिंग पड़ी होगी, लेबर होंगे, उनको आपको लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग 2 महीने 3 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भैया हम आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें होगी ना। तो वाइंड अप इज नेक्स्ट स्टेप। सारे पार्टनर्स ने आपस में इकट्ठी कर लिया, यानी अब सारे पार्टनर्स आपस में रिश्ता खत्म कर चुके हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो चुका है, तो उसके बाद क्या होता है, वाइंड अप होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही पार्टनरशिप एट विल में नोटिस दिया जाता है, जैसे ही नोटिस दिया जाता है कि हमें कंटिन्यू नहीं करना है या हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वैसे फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, वाइंड अप नहीं होगा। वाइंड अप तो डिसोल्यूशन के बाद होता है, वाइंड अप तो डिसोल्यूशन के बाद होता है। अगर डेट मेंशन है तो उस डेट के बाद डिसॉल्व होगी, डेट मेंशन नहीं है तो इंस्टेंट हो जाएगी, नहीं जिस दिन कम्युनिकेट किया, जिस समय कम्युनिकेट किया उस समय। नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब कब डिसॉल्व कर सकता है? कुछ कुछ केस में कोर्ट को लग सकता है कि नहीं यार चलो अब फर्म तो हमको डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। देखिए सिंपल सिंपल बातें हैं। इंसैनिटी एंड अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, और वो एक्टिव पार्टनर था, नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर नहीं था, वो एक एक्टिव पार्टनर था, वो बिजनेस संभाल रहा था, वो पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, और ये परमानेंट नेचर का ना, टेम्पररी नहीं। 10 दिन का बुखार आ गया और बुखार में उसका दिमाग, फीवर होता है कई बार, सर में चढ़ जाता है, बराबर काम नहीं करता, 10 दिन 5 दिन फीवर उतर जाएगा तब काम करने लग जाएगा। तो इसका मतलब 10 दिन के फीवर में हम कह रहे हैं कि हम डिसोल्यूशन कोर्ट में जाकर करा सकते नहीं। पार्टनर परमानेंटली पागल हो गया तो बाकी पार्टनर में से कोई भी कोर्ट में जा सकता है, या वो जो पागल हुआ है उसका दोस्त, उसका रिलेटिव कोई जा सकता है कोर्ट में, बोल सकता है जैसा अब ये पागल हो गया, ये संभालता था बिजनेस, बिजनेस कौन संभालेगा, और जब नहीं संभलेगा तो पैसा और डूब जाएगा, इससे अच्छा आप हाथों डिसॉल्व करो और पैसा बांटो। पागल वाले का फैमिली मेंबर भी जा सकता है कि साहब ये तो पागल हो गया, पैसा क्या पता कैसे होगा, आप तो डिसॉल्व कराओ, हाथों हाथ हिसाब कराओ, हमारा खत्म करवाओ। दूसरा पार्टनर जा सकता है कि साहब ये तो पागल हो गया, ही संभालता था, अब कौन संभालेगा, आप तो हाथों डिसॉल्व कराओ, खत्म करो। कोर्ट खत्म करवा सकता है। परमानेंट डिसोल्यूशन, परमानेंट अगर इंसैनिटी टाइप का मामला हो तो। परमानेंट इनकैपेसिटी, किसी पार्टनर का हाथ कट जाए, पांव कट गया, फिजिकली बीमार हो गया, सिकनेस है, इलनेस है, ऐसी डिसेबिलिटी है कि अब वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं, तो भी कोर्ट में जा सकता है कोई दूसरा पार्टनर, वो खुद तो नहीं जा सकता, वो इनकैपेबल नहीं तो चुपचाप बैठा रहे घर पे, तेरे क्या करना। यानी क्या लिखा, व्हेन ए पार्टनर अदर देन पार्टनर स्विंग, यानी जो पार्टनर सूट फाइल कर रहा है उसके अलावा
हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकैपेबल। तो जो इनकैपेबल हो गया उसको क्या तकलीफ, उसको तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग मिल ही रहा है ना। बाकी पार्टनर को तकलीफ हो सकती है कि साहब यार ये इनकैपेबल हो गया, ये संभालता था, अभी संभाल नहीं पाएगा, तो यार नहीं यार हमारे कंटिन्यू नहीं करना, हमारे तो खत्म हो गया काम, अब कोर्ट में जा सकते हो। अब क्लियर करो, कोर्ट में जाने की बात कब आ रही है, जब पार्टनरशिप एट विल नहीं है। जहां पार्टनरशिप एट विल है वहां किसी पार्टनर को कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल में तो कोई पार्टनर नोटिस देगा, खेल खत्म। आपने 5 साल की पार्टनरशिप की थी और एक पार्टनर के लग गई, हाथ कट गया, और आपके मेन हाथ का वर्क था, हैंड से कुछ काम करना था, ऐसा कुछ बिजनेस था आपका। अब एक पार्टनर के हाथ कट गया, लग गई, ही इज इनकैपेबल, और आप कोर्ट में जा रहे हो, जज साहब छोड़ो खत्म करो साहब, हम तो कैसे कंटिन्यू करें। तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स गुड। लेकिन कोर्ट में कब जाओगे, जब 5 साल का एग्रीमेंट था और 3 साल में किसी के लग गई, 2 साल में लग गई। अगर पार्टनरशिप मिली तो कोर्ट में क्यों जाना, आप डायरेक्टली नोटिस दो ना, खत्म करो। मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर का दुर्व्यवहार है, देखो यहां क्लियर करना, मिसकंडक्ट उसने बिजनेस में किया हो ये जरूरी नहीं, मिसकंडक्ट बिजनेस में किया हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसका नुकसान बिजनेस में आ रहा है। जैसे कोई पार्टनर है, वो जो भी आपके फीमेल एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको ऐसे करता है, मतलब गंदी हरकत करता है, आंख मारना, छेड़ना, ये सब। या दारू पी के कई बार आ जाता है, दुकान के बाहर बैठा, दारू अब दुकान के बाहर बैठा है, या माहौल कहीं पे भी सड़क पे दारू पी के बम बम करने लग जाता है, उस कारण से फर्म का नाम खराब हो रहा है। साहब ये कौन, ये XYZ फर्म का पार्टनर है, फर्म का नाम खराब हो रहा है, फर्म के बिजनेस में इंपैक्ट आ रहा है। अब वो बिजनेस में कर रहा है कि बाहर चौराहे पे दारू पी के पंगा कर रहा है, बार बार कहीं में भी कर रहा है, इंपैक्ट तो फर्म के बिजनेस पे आ रहा है ना। और कोर्ट कहता अगर आ रहा है, मतलब लॉ कहता है अगर आ रहा है, तो बाकी पार्टनर में से कोई भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, बाकी पार्टनर में से कोई भी। तो खुद बम्बा बम कर रहा है दारू पी के, जो खुद छेड़ रहा है, वो तो क्यों जाएगा। वेयर ए पार्टनर अदर देन पार्टनर स्विंग, जो सूट फाइल कर रहा है उसके अलावा कोई और पार्टनर, इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली द कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कैरिंग ऑन को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, ऐसा हमको लगता है। कोर्ट में जाओ, कोर्ट कहते हैं कि हाँ नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, तो कोर्ट डिसोल्यूशन कर सकता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऑन द बिजनेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसकी मिसकंडक्ट का बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इन सच केस नेचर ऑफ बिजनेस विल डिसाइड वेदर एन एक्ट इज मिसकंडक्ट और नॉट। आपके वैसे भी दारू का ही ठेका है, और फिर आपको पार्टनर दारू पी के बार बूम करता है, तो बोलता है ये भाई साहब कौन, बोले वो ठेके वाला, हाँ क्या बात है, और माहौल बनता है, दारू पी के मस्त हो रहा है, अपन भी चलते हैं। लेकिन आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है और एक टीचर दारू पी के बूम करता है, कौन बोले XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है? हमारे बच्चे को वहाँ नहीं भेजेंगे, तो वहाँ के फैकल्टी से दारू पी के बूम करती है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस में भी डिपेंड करता है कई बार। मिसकंडक्ट बिजनेस से रिलेटेड जरूरी नहीं है, मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कोई पार्टनर जानबूझ के बार बार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, यानी घपला कर रहा है, या फिर जो बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो जानबूझ के गलत कर रहा है। पार्टनर से डिसाइड कर रहेगा, कोई भी पार्टनर फर्म का 1 लाख से ऊपर कैश मेंटेन नहीं करेगा, वो कैश पेमेंट ले लेता अपने पास मेंटेन करता, और जानबूझ के बार बार उसको मना कर रखा है साहब ये इस क्वालिटी का गुड्स हमको नहीं खरीदना, फिर भी खरीद लेता है। उसको बोल रखा पेमेंट कैश नहीं लेना, चेक से लेना, फिर भी ले लेता है। उसको बोल रखा पेमेंट लेके तू घर पे रखेगा, फॉर्म लेके आएगा, वो घर पे रख लेता है। रिसिप्ट आती है अकाउंट में उतारता ही नहीं कभी, कहता है यार बाद में, कहता है भूल गया होगा यार, याद नहीं। आपने वापस बोल दिया साहब तो पिछली बार भूल गया, वापस ऐसे कैसे भूल गया, अरे यार याद नहीं, अगली बार याद रखूंगा। वापस 7 दिन बाद कोई पेमेंट आया, आपने जेब में डाल के लेके चले गया, अरे यार भूल गया, याद नहीं रहा, जेब में रख लिया, फॉर्म में डालना था। अकाउंट में एंट्री नहीं करी, अरे यार अकाउंट में एंट्री करना भूल गया। मतलब जानबूझ के बार बार वही घटिया हरकत कर रहा है साला। और आपने बार बार उसको बोला अकाउंट्स दिखा, हाँ कल दिखाता हूँ बुक ऑफ अकाउंट्स, हाँ 2 दिन बाद दिखाता हूँ, हाँ नहीं अभी तो नहीं है, अच्छा गाय खा गई। हमारी कॉपी खाती थी ना बचपन में गाय, जैसे उसके अकाउंट्स गाय खा गई, ऐसी हरकतें कर रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट कह सकता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ABCD 4 पार्टनर है, डी ने अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, किसी ई को कर दिया या कोर्ट को कर दिया। भाई इंसॉल्वेंट हो गया मान लो डी, या डी से कोई पेमेंट मांगते थे, या डी ने कोई बैंक से लोन ले रखा था, उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो उसने बोला कि फर्म में जो मेरा हिस्सा बनता है वो आपका।
अब क्लियर करना दिस थर्ड पर्सन, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे कोई मनी लेंडर हो, चाहे कोई उसका मिलने वाला हो, कोई भी हो, जिसको भी डी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया है, वो पार्टनर तो नहीं बन सकता, पार्टनर तो नहीं बन सकता। फर्म के कंडक्ट में उंगली कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बुक ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है? नॉर्मली नहीं मांग सकता। सिर्फ क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? जो प्रॉफिट ABC दे वो चुपचाप ले सकता है, और अगर कभी उसको लगे मतलब डिसोल्यूशन के समय कि उसको अपना पैसा सही गलत मिल रहा है, मतलब सही नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट में केस कर सकता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के लिए। ये हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में कि ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप तो तभी हो सकती है जब बाकी सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट हो। बिना कॉन्सेंट के आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी और को आप बेनिफिट्स दे सकते हो कि फर्म में जो मेरा हिस्सा वो आपका, लेकिन वो व्यक्ति पार्टनर नहीं बनेगा। अब यह समझना आपकी पार्टनरशिप एट विल नहीं थी। पार्टनरशिप एट विल थी तब तो कोर्ट में जाने वाली बात ही नहीं आएगी वापस। पार्टनरशिप विल थी, जैसे डी ने ट्रांसफ़र कर दिया, अब डी का फर्म में इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि जो प्रॉफिट मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा वो तो किसी और को मिल रहा है, ई को मिल रहा है। अब डी का तो हित खत्म हो गया ना, इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो ई अब एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करता। हाँ ठीक है, तुम देख लो, तुम्हारी इच्छा वैसे, ठीक है ना, क्या है। अब इसमें क्या होता है, टेक्निकली ABC को नुकसान होता है, क्योंकि चारों की ट्यूनिंग थी, चारों को एक दूसरे की काबिलियत पे, काम पे विश्वास था, तभी पार्टनर्स बने। अब डी तो काम ही नहीं कर रहा, तो नुकसान तो होगा फर्म को। तो इस कारण से इनमें से कोई भी एक पार्टनर कोर्ट में चला गया और बोला, जज साहब हमने 5 साल के लिए पार्टनरशिप की थी, लेकिन 2 साल बाद ही डी ने अपना हिस्सा किसी और को दे दिया और उसका हमारी फर्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। क्लियर करना, डी कोर्ट में नहीं जा सकता, अदर देन स्विंग होना चाहिए। Where a partner other than swing partner has transferred the whole of his interest in the firm to a third party, whole of his interest, or has allowed his share to be charged or sold by court. कोर्ट को बोलते साहब पेमेंट नहीं है, चलो ये हिस्सा आप रख लो, आप बेच देना किसी और को, मैं क्या करूँ। या बैंक से लोन ले रखा था, बोले गिरवी क्या रखोगे, बोले हिस्सा गिरवी रख रहा हूँ मैं पसंद दे पाऊँ, आपका जो मेरा फर्म में हिस्सा बनता है वो आप ले लेना। इन द रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, अगर कोई लैंड रेवेन्यू वगैरह बाकी होता है या किसी और कारण से, कोर्ट ने कहा भैया पेमेंट दो लैंड रेवेन्यू का, नहीं है साहब, कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी लैंड रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू अगर ड्यू है, कोई भी टैक्सेस वगैरह ड्यू है, तो उस केस में ले सकता है। द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर, किसी और पार्टनर के कहने से डिसॉल्व किया जा सकता है। कारण सिंपल है ना यार, 4 जनों ने मिलकर पार्टनरशिप की, एक ने अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दिया, तो उसका खुद का इंटरेस्ट तो खत्म हो गया, तो हमें उसकी काबिलियत पे, उस पर विश्वास था कि वो काम करेगा, वो काम ही नहीं कर रहा, तो फिर फर्म कैसे कंटिन्यू होगी, बंद करो। कंटिन्यूस और परपेचुअल लॉसेस, हम चालू किए 5 साल हो गए, 5 सालों से नुकसान है, और आने वाले 5-10 साल में वो कहीं प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। पुराना नुकसान तो है ही है, आने वाले सालों में भी कहीं प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो कोर्ट में जाके बोल सकते हो, जैसा आप हमने 15 साल का पार्टनरशिप बनाया था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, 5 सालों से नुकसान है, आने वाले 10 साल और नुकसान दिख रहा है, बाकी दोनों पार्टनर तो डिसॉल्व करने के मूड में ही नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं उनके बाप दादा को कितना पैसा पता नहीं नुकसान में चला जा रहा है, सर साहब मेरे तो नुकसान में नहीं पोसा रहा। आप ये हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स देखो, ये देखो नुकसान, ये प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन भी नुकसान, फर्म बंद करवा दो यार भाई, बाप बहुत कृपा होगी आपकी, फर्म बंद करवा दो, तो जज साहब फर्म बंद करा सकते हैं। या कोई भी जस्टिफिएबल इक्विटेबल ग्राउंड होगा जब फर्म को लगता है कि यार कोर्ट को लगता है कि ठीक है फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए, तो वहाँ कराया जा सकता है। जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट, कल मैंने बताया था शायद ये क्लास में, जो फर्स्ट वीडियो था, 4 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर एक तरफ, 2 पार्टनर एक तरफ, ये बोलते दिन, ये बोलते रात, ये बोलते सुबह, तो ये बोलते शाम, मतलब आपस में बनती नहीं। ये बोलता है यार XYZ से कुछ खरीद ले, बोलते हैं नहीं साहब ABC से खरीदेंगे, ये बोलते तो ABC से खरीद ले, तो बोलते नहीं साहब XYZ से खरीदेंगे। डेडलॉक इन मैनेजमेंट, टीम बन गई, 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ पे जब डेडलॉक हो चुका है मैनेजमेंट के अंदर, तो टेक्निकली वहाँ कोई डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाएगी। जब डिसीजन होगी नहीं तो फर्म में लगाया पैसा डूबेगा, तो कोई भी एक पार्टनर कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है साहब देखो हमारा मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, आप खत्म करो। वेयर द पार्टनर्स आर नॉट टॉकिंग टर्म्स, पार्टनर्स आपस में बात ही नहीं कर रहे, कट्टी हो गई, तो फर्म कैसे चलेगी। तो कोई पार्टनर जा सकता है, बोले साहब ये 4 पार्टनर है, 4 में से 3 पार्टनर तो आपस में बात ही नहीं करते, लड़ाई है इनकी, कुल्ले भी बिल्ली और कुत्ते वाला बैर है, दुश्मनी है इनकी, आप फर्म डिसॉल्व कराओ सर यार, ये तो पागल है, बात ही नहीं कर रहा, ऐसा धंधा थोड़ी चलेगा। लॉस ऑफ सब्सट्रेटम, मतलब जो आधार है, बुनियाद का मतलब होता है बुनियाद, यानी आधार, यानी बेस, जिस बेसिस पर फर्म बनी थी वो बेस ही खत्म हो गया, जिस कारण से फर्म बनाई गई थी वो कारण ही खत्म हो गया अपने आप में, तो कोर्ट में जा सकते हैं कि जैसा हमने इस लॉजिक पर फर्म बनाई थी, ये पूरी बात ही खत्म हो गई। कोई एक पार्टनर गैम्बलिंग कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पर फर्म के पैसे का मिसयूज़ हो रहा है,
वहाँ पर भी फर्म को कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कोर्ट के ऑर्डर से, बिना कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट के ऑर्डर से हमने कोर्ट के ऑर्डर के बिना हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। म्यूचुअल एग्रीमेंट वाली एक बात हमने देखी थी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि पीछे रिमेनिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स इनसफिशिएंट हो जाए, एक वो पॉइंट भी होगा और एक इलीगलिटी वाला पॉइंट तो था ही। हैपनिंग ऑफ इवेंट्स में 4 बातें थी, इंसॉल्वेंसी, डेथ, टाइम पीरियड कंप्लीट और वेंचर कंप्लीट, और नोटिस में पार्टनरशिप एट विल वाला मामला था। उसके अलावा हमने ऑर्डर ऑफ कोर्ट में सारी बातें डिस्कस की थी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट का और होगा हाईएस्ट, पर ठीक है ना, एक वीडियो और बना लेते हैं। अपने कौन सा पैसा लग रहा है, मैंने कहा था 2 वीडियो में होगा, 3 में हो जाएगा ना, मतलब ऐसा कौन सा मैंने कह दिया तो कोई पहाड़ टूट रहा है। तो तीसरी वीडियो वापस देखते हैं, तीसरी वीडियो में वापस मिलते हैं जहां हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन पे बात करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।